नमस्कार सभी साथियों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओम जी खिचड़ नोखा में। साथियों, आज एक ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं जो पढ़ाई से संबंधित है और जो विद्यार्थी पढ़ के 12th करने के बाद जो है आगे जाते हैं, जो MBA करते हैं या कोई और कोर्स करते हैं, उनके लिए एक ऐसी जानकारी लेके आया हूं। और एक ऐसे जो है होनहार उस विद्यार्थी से हम बात करेंगे जिन्होंने ये पढ़ाई क्लियर कर ली है और अब वो वर्तमान में जो है यहाँ दिल्ली में मेरे साथ है और आज उनसे पूरी उस पढ़ाई के बारे में जानकारी लेंगे। उस पढ़ाई का नाम है एक्चुरियल साइंस। वो क्या होती है, किस प्रकार के वो तैयारी करनी पड़ती है और किस प्रकार जो है वो विद्यार्थी पास करके और आगे क्या कर सकता है, उस पूरी जानकारी को हम आज के ब्लॉग में दिखाएंगे। तो जिस किसी ने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने पढ़ने वाले बच्चों को ज़रूर दिखाएं और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। चलिए मिलवाते हैं उस होनहार विद्यार्थी से। तो सबसे पहले मैं इनका परिचय दे दूं। इनका नाम है अक्षय बाहेती, माताजी का नाम गायत्री देवी, पिताजी जगदीश प्रसाद जी बाहेती। आसाम से है। इनका ननिहाल जो है नोखा लोहिया परिवार में है, सूरजमल जी लोहिया, कमल किशोर जी लोहिया के यहाँ। और इस परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ तो इनको मैं बचपन से ही जानता हूँ। और फिलहाल ये इनका जो है प्रेतक गांव बीकानेर में गंगा शहर है और ये आसाम रहते हैं। अक्षय भाई, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपने पढ़ाई की है एक्चुरियल साइंस, इसके विषय में जब आपने मेरे को बताया तो मैंने ये सोचा कि इस पे क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और जो है मेरे दर्शकों को दिखाई जाए, क्योंकि ये मैंने ही नाम पहली बार सुना था तो शायद किसी ने सुना है या बहुत कम लोगों ने सुना है। ये क्या एक्चुअल पढ़ाई क्या चीज़ की है ये? तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ओमा मामा, आपने मेरे को इस काबिल समझा कि मेरे साथ आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। और ये वीडियो जैसे कि आपने कहा, जो भी पढ़ने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी कि वो कैसे एक्चुरियल साइंस जो कि पढ़ाई है, कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने नहीं सुना होगा, कि कैसे उसको एज ए करियर ऑप्शन आगे चूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुरियल साइंस बेसिकली एक इंश्योरेंस सेक्टर की पढ़ाई है। तो वैसे तो ये फाइनेंस का प्रोफेशन है, जैसे CA होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं लोग, MBA करते हैं, CFA करते हैं, FRM करते हैं। वैसे ही एक्चुरियल साइंस भी एक फाइनेंस का प्रोफेशन है और जिसमें मेनली हम लोग इंश्योरेंस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज कैसे चलती है। आज के डेट में आज हम सब के पास मोबाइल होगा, हम सब कोई ना कोई वाहन चलाते होंगे, वेदर वो बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो। तो जितनी भी, अगर आपको पता होगा, जितनी भी जो भी हम 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स चलाते हैं, इंश्योरेंस एक मैंडेटरी चीज़ होती है। जो सरकार भी कहती है कि गाड़ी का इंश्योरेंस है या नहीं है। कल को पुलिस वाला अगर हमको पकड़ लेता है तो पूछता है कि पेपर्स में, इंश्योरेंस का पेपर्स भी वो चेक करता है। तो अपन सब इंश्योरेंस लेते हैं, गाड़ी का लेते हैं। तो ये जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, तो कोई ना कोई तो बंदा होगा जो इन पॉलिसीज़ को बना रहा होगा। इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जैसे इंडिया में सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ LIC। तो वो जो कंपनी है उनमें बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बनती है। जैसे कि मैंने आपको गाड़ी का उदाहरण दिया, तो गाड़ी का भी उदाहरण होता है। जैसे आप एक 2 व्हीलर है मेरे पास हीरो की, उसका आप जब अपन इंश्योरेंस कराने जाते हैं उसका प्रीमियम आता है 1200 रुपया। वहीं अगर हम जब गाड़ी का इंश्योरेंस कराने जाते हैं उसका आता है 15,000 18,000। वहीं हम महंगी गाड़ियाँ जैसे मर्सिडीज़ BMW का कराने जाते हैं उसका आता है 50,000 रुपया। तो ये सारा गाड़ी है, 2 व्हीलर है, होंडा की कम है इंश्योरेंस प्रीमियम, वही BMW की ज़्यादा है। तो जो प्रीमियम में जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो गैप है, कोई ना कोई तो बंदा बैठ के इसकी कैलकुलेशन कर रहा होगा, तैयार कर रहा होगा। जैसे अब मैं मेरे पे ही उदाहरण ले लूँ कि अब मैं मेरी मान लो इंश्योरेंस करवाऊँ तो 38 साल में जो एक किस्त आएगी, या मेरे पिताजी की मैं करवाऊँ वो 60 साल उम्र है तो उनकी अलग बिल्कुल वैल्यू आएगी उसी हिसाब से। बिल्कुल उसी हिसाब से। अच्छा। तो जो हम एक्चुरीज होते हैं तो हमारा काम यही होता है कि ये जितने भी डेटा पॉइंट्स होते हैं, जितने भी, अगर मैं इन शॉर्ट में कहूँ तो जहाँ पे भी रिस्क है, रिस्क का एलिमेंट जहाँ पे है वहाँ पे एक्चुरियल साइंस यूज़ होता है या वहाँ पे एक्चुरीज का काम होता है। भले ही वो लाइफ इंश्योरेंस में हो
या भले ही वो जनरल इंश्योरेंस में हो। जनरल इंश्योरेंस में आ गया जैसे गाड़ी का हुआ, आजकल तो मोबाइल के भी इंश्योरेंस आते हैं। अपन आईफोन ख़रीदने जाते हैं तो हमने कई बार देखा होगा कि वहाँ पे जो कंपनी के बंदे होते हैं वो हमको बोलते हैं कि भैया आप इंश्योरेंस ले लीजिए, 1 साल तक अगर आपका मोबाइल भले ही खो जाए या स्क्रीन टूट जाए या अंदरूनी कोई डैमेज हो तो उसकी वो रिकवरी कर देते हैं। उसकी रिकवरी इन द सेंस जो भी उसका खर्चा होता है ठीक कराने का वो इंश्योरेंस कंपनीज देती है। तो मेन एक्चुरियल साइंस या जो भी एक्चुरीज होते हैं उनका काम यही होता है, जहाँ पे भी रिस्क है उस रिस्क को किस तरीके से हम एक जो भी इंसान उस चीज़ को लेना चाहता है उसके लिए हम रिस्क को कम कर सकें, और उस रिस्क को कम करने के लिए वो एक प्रीमियम चार्ज करते हैं जिसको कि हम इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। तो ये मैंने अभी सुना था कि इसमें लगभग कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में जो भारत की आबादी लगभग अब तो 125 करोड़ से भी ज़्यादा है, इनमें मैंने सुना है 500-700 के तकरीबन जो है इंसानों ने ये पढ़ाई की है, या इतने ही, तो इतनी मतलब कैसे कम कैसे? आप सही कह रहे हो। तो अगर मैं आज के डेट में इंडिया का डेटा आपको बताऊं तो आज के डेट में मुझे लगता है इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 700 से 800 फुल्ली क्वालिफाइड एक्चुरीज होंगे। तो जब मैं एक फुल्ली क्वालिफाइड टर्म यूज़ कर रहा हूँ तो फुल्ली क्वालिफाइड का मतलब ये हो गया कि एक्चुरियल साइंस की पढ़ाई में कुल मिलाकर 13 एग्ज़ाम्स होते हैं या 13 मॉड्यूल्स होते हैं। तो जब आप उन 13 एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लेते हो तब आपको आपकी फाइनल डिग्री मिलती है, जहाँ आप 12th के बाद शुरू करते हो? 12th के बाद हम शुरू करते हैं। अच्छा। तो आज के डेट में जितने लोगों ने पूरे 13 एग्जाम्स कंप्लीट कर चुके हैं उनका डेटा मेरे ख्याल से 700 से 800 के बीच में होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप उन 700 बंदों में से आज मेरे साथ बैठे बिल्कुल बिल्कुल, जबकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है इंश्योरेंस का। यहाँ पे इंश्योरेंस के बारे में धारणा लोगों की ऐसी है कि इंश्योरेंस खरीदा नहीं जाता, बेचा जाता है। तो इंडिया में एक्चुरीज की डिमांड आने वाले 10 साल 15 सालों में मुझे लगता है बहुत बढ़ने वाली है। और आज के डेट में जब मैंने शुरू किया था आज से 10 साल पहले और आज के 10 साल बाद अगर मैं देखूं तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको एज ए करियर ऑप्शन बनाने के लिए इच्छुक हैं और इसके आगे की पढ़ाई भी कर रहे हैं। आपने मतलब ये 10 साल में 13 एग्ज़ाम क्लियर किए थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत में दौर आपने पढ़ाई का कहाँ से शुरू किया था? तो शुरुआत में जैसे कि आपने बताया कि मैं असम रहता हूँ, हम हैं गंगा शहर के बट हम असम रहते हैं। तो मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई स्कूल की 12th तक की पढ़ाई मैंने असम में ही करी थी, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में। तो फिर जैसे मैंने 12th की परीक्षा दी, मैं पढ़ने में अच्छा था तो घर वालों ने सोचा कि इसको बाहर भेजते हैं। तो मेरे घर वालों में मेरे दादाजी और मेरे चाचा और की इच्छा थी कि हम इसको बाहर भेजें, ये अगर ये कुछ कर सकता है, पढ़ने में अच्छा है, तो उनकी कोशिश की वजह से उन्होंने मेरे को सोचा कि इसको बाहर पढ़ने भेजते हैं। और उस समय भी 2-3 ऑप्शंस थे। कई लोगों ने मुझे कहा था कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी अच्छा था, मेरे को अकाउंट्स भी पसंद था, बट वो मेरा एक गो टू सब्जेक्ट नहीं था। मेरी ज़्यादा रुचि इंग्लिश, मैथमेटिक्स में और इकोनॉमिक्स में काफ़ी रुचि थी मेरी। तो मैं सोचा था कि देखते हैं, दिल्ली जाता हूँ, कुछ ना कुछ तो कर लूँगा, दोस्त मिलेंगे, कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलेगी कि कुछ ना कुछ करने की। तो जब मैं असम से निकला था तब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे एक्चुरियल साइंस करनी है। तो जब मैं दिल्ली आया, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है। तो इसी दौरान मेरे कॉलेज में 1-2 दोस्त बने, उनसे बात हुई कि आप क्या सोच रहे हो आगे पढ़ने का। उसमें से कई लोग ने कहा कि हमको आगे मास्टर्स करना है, PhD करना है। उसी में से ही मेरा एक दोस्त था, उसने कहा कि मैं एक्चुरियल साइंस करना चाहता हूँ। तो मैंने भी तब थोड़ा थोड़ा सुना था इसके बारे में, अपने एक मेरे कज़न भैया भी हैं, उनके मुंह से सुना था मैंने कि यार ये कोर्स है जो आप कर सकते हो, बट पूरी जानकारी नहीं थी कि ये है क्या और किस तरीके से इसको किया जा सकता है। तो कॉलेज का ये फर्स्ट ईयर का टाइम था, हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में थोड़ी जानकारी ली जाए। हमने गूगल वगैरह किया तो दिल्ली में GTB नगर में एक इंस्टीट्यूट का नाम आया, तो हमने सोचा कि हम वहाँ जाके इस कोर्स के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने हमको इस कोर्स का पूरा करिकुलम बताया कि किस तरीके के कोर्स हैं, क्या इसकी पढ़ाई है। तो उस तरीके से शुरुआत हुई। हम दोनों दोस्तों ने एक साथ ही पढ़ाई शुरू की। हमने सोचा कि क्यों ना देखते हैं करके किस तरीके का पढ़ाई होती है, किस तरीके के हम एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, क्योंकि उस टाइम मैं पर्सनली किसी को जानता नहीं था जिसने ये पढ़ाई की हो, या फुल्ली क्वालिफाइड तो दूर की बात है, हम एक को भी नहीं जानते थे जो इसका कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हो। तो जो शुरुआत की वो खुद से ही की कि देखते हैं, कुछ ना कुछ शुरुआत करते हैं, कुछ हुआ तो ठीक वरना कुछ और कर लेंगे।
तो वहीं फिर इसके कितने एग्ज़ाम आपने दिए लगभग? तो उस टाइम जब मैंने 2013 में स्टार्ट किया था, तब इसमें ऑल टुगेदर 15 एग्ज़ाम्स होते थे उस टाइम। आज के टाइम में जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने अपना करिकुलम काफ़ी चेंज कर दिया है, कुछ उन्होंने मर्ज वगैरह भी किए हैं सब्जेक्ट्स। तो आज के डेट में अगर कोई बच्चा शुरुआत करता है 12th के बाद, तो उसको इन टोटल 13 एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। कितने समय के बाद एक एग्ज़ाम? तो जैसे CA में हर 6 महीने में अटेम्प्ट्स होते हैं, इसमें भी आप हर 6 महीने में आप एग्ज़ाम्स दे सकते हो। तो ऐसा भी नहीं है कि आप एक ही एग्ज़ाम्स दोगे, आप अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से चाहे एक एग्ज़ाम दीजिए, 2 एग्ज़ाम दीजिए या 3 एग्ज़ाम दीजिए, आप दे सकते हैं। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि स्टार्टिंग में तो आप एग्ज़ाम्स दे देंगे, बट उसके बाद आपको एक अच्छा वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए, क्योंकि बाद के पेपर्स के लिए आपको उन चीज़ों को समझने के लिए कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री चलती कैसे, आपको एक अच्छा वर्क एक्सपीरियंस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। उन चीज़ों को समझने के लिए, उस किताब में लिखे ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए आपको काम सीखने की, काम करने की अच्छी खासी ज़रूरत पड़ती है। मान सकते हैं कि अभी वर्तमान में जैसे 13 एग्ज़ाम देने हैं तो लगभग 7 साल मान सकते हैं। 7 साल काफ़ी लंबा हो जाता है आज के डेट में। मेरे को 7 साल लगे थे, 7 से 8 साल लगे थे, जबकि मेरा जो मैंने स्टार्ट किया था वो काफ़ी धीमा था। मैंने 3 साल में 3 एग्ज़ाम्स ही दिए थे। फिर जब मैंने नौकरी स्टार्ट की तब मैंने सोचा कि क्यों ना अब इसको थोड़ा पढ़ाई पे फोकस किया जाए, जल्दी किया जाए, क्योंकि जब काम स्टार्ट किया तब मेरे को आइडिया लग गया कि अच्छा ये किस तरीके की पढ़ाई है, मुझे कितना ध्यान देना है, और ऑफिस के काम को मेरे पढ़ाई के साथ तालमेल मिलने में काफ़ी आसानी हुई, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी थोड़ी मुझे सिंपलर लगने लगी। और आज के डेट में ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो 4 साल या 5 साल में भी ये पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्लीट कर पाते हैं। कई लोग फेल भी हो जाते होंगे बीच में। कई लोग फेल भी होते हैं, बिल्कुल। इस पढ़ाई का अगर मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं तो कई लोग को पता होगा कि इसमें मैथमेटिक्स काफ़ी यूज़ करते हैं, तो जो कि बिल्कुल सही है। तो इसमें मैथमेटिक्स एज ए प्राइम सब्जेक्ट रहता है। तो हम 4 लोग जो भी इस कोर्स में घुसना चाहता है, तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप मैथ्स को एक अच्छा अपना इंटरेस्ट बनाइए, उसमें अच्छी रुचि लाइए। मैथ्स हुआ, स्टैटिस्टिक्स हुई, इसमें कुछ पेपर्स आपके इकोनॉमिक्स के भी हैं, कुछ पेपर अकाउंटेंसी के भी हैं। तो ये जो पढ़ाई है, कॉमर्स या साइंस दोनों स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं, बट मैथ्स होना से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बिकॉज जब आप इस कोर्स की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो इंस्टीट्यूट ये मान रही होती है कि आपने 12वीं में मैथ्स पढ़ाई की होगी। उसके बाद इसमें फाइनेंशियली भी कॉस्टली ज़्यादा ही होती होगी पैसे की। और ये मेरे ख्याल से मेरे लिए ये कोर्स अगर मैं बोलूँ तो इतना पैसा इस कोर्स में मेरे नहीं लगा, क्योंकि आज के डेट में अगर आप MBA करते हो, MBA को लोग बहुत अच्छा मानते हैं, बट MBA अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हो तो आपको अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। कम से कम अगर आप नॉर्मल A ग्रेड या B ग्रेड इंस्टीट्यूट से भी करते हो तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए आपका 2 साल का लग जाता है। उसके लिए आपको लोन मिल जाता है, बट उतना पैसा आपको देना पड़ता है, राइट। तो एक्चुअल साइंस में मुझे जो बेस्ट पार्ट लगा, मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगा। उसके 2 कारण हैं। मैं अगर अपनी पर्सनल बात कहूँ तो 3 साल जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैंने 3 एग्ज़ाम्स दिए थे। तो 3 एग्ज़ाम्स की फ़ीस होती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। इन टोटल मैं बोलूँ तो 1,00,000-1,25,00,000 रुपये 3 साल में मेरे इसमें लगे होंगे। और जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो आपकी जो भी फ़ीस होती है, आपका जो पढ़ाई का खर्चा होता है, वो आपकी कंपनी बियर करने लग जाती है, तो जिसके वजह से आपको बहुत फ़ायदा होता है। और आप जब एक लेवल आप क्लियर करते हो या एक पेपर आप निकालते हो तो कंपनी आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देती है। तो पैसा भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। मेरे लिए तो था कि मैं इसको अच्छे से करूं, मेरे पेपर्स निकालूं, ताकि मैं फाइनेंशियली एक अच्छे लेवल पे जा सकूं, मैं अपनी सैलरी बढ़ा सकूं, अपना पे स्केल बढ़ा सकूं। बाकी कई लोग बीच में छोड़ भी देते हैं। तो अगर मैं आपको पुराने क्वेश्चन पे वापस आऊँ कि इंडिया में कितने एक्चुरीज़ है, तो मैंने बताया था 700 से 800 एक्चुरीज़ है। तो ये 700 से 800 वो एक्चुरीज़ है जिनके सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, बट ऐसे कहीं लोग हैं जिनके कहीं के 5 एग्ज़ाम्स हैं, कहीं के 10 एग्ज़ाम्स हैं। तो जिनके जो फुल्ली क्वालिफाइड नहीं है उससे कम भी कई लोग हैं, उसकी भी तादाद कम से कम 7-8 हज़ार होगी। तो जो पढ़ाई कर रहे हैं या जिनके एम में है कि मैं सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकूं, तो बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग फेल भी होते हैं, और जैसे हर चीज़ की एक उम्र होती है, वैसे पढ़ाई की भी एक उम्र होती है। सही कह रहा हूँ। तो कई लोगों के लिए क्या होता है, जब वो पढ़ाई करते हैं, जब वो अपने पर्सनल लाइफ में उनकी मैरिज हो जाती है या फैमिली की तरफ उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, तब पढ़ाई, जॉब और घर
पर्सनल एस्पेक्ट को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिम्मेदारियाँ काफ़ी उनको बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो जिसकी वजह से कई लोग के पास या समय नहीं होता है उस पढ़ाई में देने के लिए, या कई लोग सोचते हैं कि अब 10-15 पेपर के बाद भी उनको लगता है कि मेरा पे तो अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आगे की पढ़ाई करे। तो बीच में कई लोग हैं जो आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, या कई लोग ने मन में शांति बना ली है कि हम जितने हमने पढ़ाई की हमारे लिए उतनी ठीक है, हम एक काम करते हैं, अपने घर को संभालते हैं और अपनी जॉब को संभालते हैं। आपने जो पेपर दिए उनमें फेल भी हुए होंगे, या लगातार आपने 13 या 15 क्लियर कर दिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। तो मेरे साथ भी वैसा ही रहा। एक दो पेपर थे जहाँ पे मैं 1 या 2 बार अटका भी था, पर वही बात है कि कोशिश करते रहे, उनकी हार नहीं होती। तो कोशिश यही थी कि मन में ठाना हुआ था कि पेपर तो निकालना है, और उस टाइम फ्री भी थे, मतलब और फैमिली वाइज भी, पर्सनल एस्पेक्ट में भी ऐसी कोई बहुत जिम्मेदारियां नहीं थी। तो कोशिश करते रहे और जो चीज़ नहीं हो सकी वो अल्टीमेटली हो गई। जैसे ये आपने कहा भाई मैंने 7 साल का जो समय लगाया, तो 7 साल में जब आप पढ़ाई के साथ कोई अदर काम भी कर सकते थे, या सिर्फ आपने पढ़ाई पे ही काम किया? तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं असम से दिल्ली आया था। तो अब जैसे कोई भी बच्चा आता है, खर्चे होते हैं यहाँ पे, तो मेरे घर वाले, मेरे चाचा वगैरह, मेरे पापा चाचा सब जो भी मंथली खर्चा है वो भेजते थे, बट कई बार वो कम पड़ता था। तो ग्रेजुएशन टाइम पे मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ करें, साइड में करें, वेदर कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना हो, या मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी भी ज्वाइन की थी कि कुछ सीख सकें, कुछ 2 पैसे कमा सके, ताकि खुद का जो खर्चा है या खुद के जो कुछ शौक़ हैं उनको पूरा कर सके। तो वो कोशिश हमेशा जारी थी, बट वो ग्रेजुएशन तक की ही थी। तो जैसे मेरी ग्रेजुएशन हुई उसके बाद मेरे पास कुछ समय था, जब मेरी एक्चुअल की जॉब नहीं लगी थी, मैं ढूंढ रहा था, तब मैंने 2 से 3 महीने मैंने एक इक्विटी रिसर्च फर्म में भी ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे मैं 2 महीने था, जहाँ पे मैं एज ए इक्विटी ट्रेडर काम करता था, जहाँ पे हमारा काम होता था कि लोगों को कॉल करना, उनको पूछना कि उनके डीमेट अकाउंट से अगर उनको कोई ट्रेड कराना है या उनको कुछ चीज़ बेचनी है, तो वो सब भी किया है। पर वही पार्ट ऑफ जर्नी है, अच्छा था। आज मैं जब उन पीछे मुड़ के उन चीज़ों को देखता हूँ, पिछले अपने 10 साल की जर्नी देखता हूँ, तो अच्छा लगता है कि मैं वहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आगे की जर्नी काफ़ी लंबी है जो मुझे तय करनी है। अब जैसे ये आप ने सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, अब आप कंपनी में जिस हिसाब से काम करते हो, तो वो किस हिसाब से आपको पेमेंट होती है, या किस प्रकार आपकी ये जॉब है, या कौन सी कंपनी में, उसकी आगे की जानकारी कोई? जब 2016 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तब मैं गुड़गांव की एक कंपनी में जॉब कर रहा था। वहाँ पे मैं 2 साल था। फिर मैं मुंबई गया, 4 साल मैंने मुंबई में काम किया। मुंबई में मैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहा था, और अभी पिछले साल मैंने वो जॉब चेंज की। जॉब चेंज करने का यही कारण था कि कुछ अच्छा काम मिले, कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिले, और वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था। तो अभी मैं एक सिंगापुर की कंपनी है एक्चुरीज ऑन टैप, जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ पिछले 1 साल में। तो इनका लगभग पैकेज वगैरह होते हैं सारे? हाँ, इसमें आपका पैकेज अच्छा होता है। इनफैक्ट आई वुड से जब हमने शुरुआत की थी तो हमको जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैं जानकारी लेने गया था, तो उन्होंने हमको यही कहा था कि आप जैसे एक्चुअरी बनते हो आपकी 1 करोड़ की जॉब लगती है। तो उस टाइम कई लोग थे जिन्होंने 1 करोड़ का नाम सुन के इस पढ़ाई में एंट्री किया, बट ऐसा नहीं है। हर चीज़ की एक जर्नी होती है। आप शुरुआत 0 से ही करते हो, तभी आप 100 तक पहुंचते हो। तो स्टार्टिंग पे अगर मैं बोलूँ, कोई बंदा है जो ग्रेजुएशन कर चुका है और 5 से 7 एग्ज़ाम्स अगर उसके क्लियर है, तो मेरे ख्याल से वो 7 से 8 लाख के बीच में उसकी सालाना इनकम होती है। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, पेपर निकालते हो, वैसे ही आपका पे बढ़ जाता है। और जैसे कि आपका सवाल था कि क्या एक्सपेक्टेड पे होता है। हाँ, जैसे कोई भी सोचना चाहे कि भाई हमने ये, चलो हम ये करें, तो करने के 13 एग्जाम के बाद हमारी जो इनकम क्या होगी, वो भी बिल्कुल वो सबका सवाल होता है। इनफैक्ट वो मेरा भी सवाल था। तो अब मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या रेंज होती है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई बंदा है जो 5 से 6 साल काम कर चुका है, और अगर उसने सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं, तो मेरे ख्याल उसका कम से कम पे 25 लाख के आसपास होना चाहिए। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ। अब इसमें भी बहुत वेरिएशन होता है, डिपेंड करता है आप कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहे हो, अगर आप जनरल इंश्योरेंस में काम कर रहे हो, अगर आप मुंबई में काम कर रहे हो, या आप दिल्ली में काम कर रहे हो, तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं। बट कम से कम 25 से 30 एक आइडियल रेंज है। कम से कम इतना आप कमा लोगे अगर आप 5 से 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप काम कर रहे हो, और अगर आप अच्छा काम कर रहे हो।
और ऊपर में कोई लिमिट नहीं है किसी भी फील्ड में, मेरा ये मानना है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लो, MBA कर लो, हमेशा लोअर एक लिमिट होती है, अपर लिमिट आपकी काबिलियत होती है। तो ये थी आज की एक्चुअरियल साइंस की पूरी जानकारी, क्योंकि हर कोई पढ़ाई के विषय में जो है 12th के बाद जाता है और MBA करता है या चार्टर्ड अकाउंट बनता है। तो ये आज हमने एक्चुअरियल साइंस के बारे में इनसे बातचीत की और इन्होंने हमें बताया। तो आप भी अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं, जो 12th कर रहे हैं या जो कॉलेज में चले गए हैं उनको ये वीडियो दिखाएं और इस पढ़ाई के बारे में जो है आप उनको बताएं, क्योंकि साथियों ये 125 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले देश में जहां 1000 के अंदर ही एक्चुअरियल साइंस करने वाले बंदे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ हम आगे और ब्लॉग में आपके साथ लेके आएंगे और फिर नई नई जानकारी देंगे। तो आपको जो है निवेदन है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और आपको मैं बधाई एक बात की और देना चाहता हूँ कि आपकी अब जनवरी में आगे शादी होने वाली है, तो शादी में भी हम जरूर आएंगे और वहाँ भी आपके साथ वीडियो ब्लॉग शूट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल में आपने जो है इतनी बढ़िया जानकारी दी। इन्हीं आशाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।